जो सॉफ्टवेयर जो ऐप बनाया गया था, बेसिकली सॉफ्टवेयर वो सोशल साइंसेस की फील्ड के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये आप डिफरेंट सेक्टर्स में इसका यूज हो रहा है, वाइडली यूज हो रहा है। हालांकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि आर सॉफ्टवेयर है, मिनीटैब है, अमोस ग्राफिक्स है, जिसका हम यूज करते हैं एनालिसिस के लिए, किसी भी डेटा के एनालिसिस के लिए हम यूज कर सकते हैं। लेकिन एसपीएसएस बहुत कन्वीनियंट है, और अगर आपको पता है कि कहाँ क्या अप्लाई करना है, ये आपको पता होना चाहिए। सो देन द रिजल्ट्स आर आल्सो मोर रिलायबल। आप जो खुद आपने हैंड्स ऑन जो प्रैक्टिस करते हैं, अगर मैनुअली भी करेंगे तो वो सारे रिजल्ट बिल्कुल सेम आते हैं। अगर हम आर की बात करें, वो भी एक सॉफ्टवेयर है जो मेनली प्योर स्टैटिस्टिक्स में हम यूज करते हैं। आर में क्या होता है कि आर में हमें लैंग्वेज टाइप करनी होती है, हमें फॉर्मूला पुट करने होते हैं, जैसे कि हम एक्सेल में करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हमारा फॉर्मूला में कॉमा भी रह गया, स्पेस भी रह गया, या ब्रैकेट रह जाती है कहीं पे भी, तो हमारा वो फॉर्मूला कभी रन नहीं करेगा। तो आर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको वो मशीन लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन एसपीएसएस में ऐसे कोई भी इशू नहीं है, इसलिए ये मोस्ट कन्वीनियंट है। मिनीटैब की बात करें तो मिनीटैब अच्छा है, लेकिन उसका जब एनालिसिस आता है तो उसके इंटरप्रिटेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ऐसे ही अमोस ग्राफिक्स, उसको रन करना थोड़ा टफ है, हालांकि उसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बेसिकली अमोस में, कि सपोज करें कि कोई भी आप एकेडमिक अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, बच्चे का ओवरऑल एकेडमिक अचीवमेंट हमें देखना है, और उसमें देखना है कि उसका साइंस का एकेडमिक अचीवमेंट कितना था, सोशल साइंस का कितना है, होम साइंस का कितना है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का कितना है, कॉम्बिनेशन कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो वो हमें एक ग्राफिक के फॉर्म में, मतलब एक चार्ट के फॉर्म में, एक डिफरेंट ग्राफिक्स के फॉर्म में हमें दिखाता है कि हर सब्जेक्ट का बच्चे के ओवरऑल अचीवमेंट में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अमोस ग्राफिक्स मोस्ट यूजेबल है आज के टाइम में। एसपीएसएस में हम ग्राफ्स दिखा सकते हैं, पाई ग्राफ दिखा सकते हैं, बार ग्राफ दिखा सकते हैं, लेकिन जो ग्राफ्स हम अमोस में बना सकते हैं वो नहीं है, लेकिन स्टैट्स सारी सब कुछ इसमें अवेलेबल है। ओके, तो अगर हम इसको देखें तो सिंपल स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। ओके, नाउ मूविंग अहेड, नाउ व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एसपीएसएस। आप सभी के पास है एसपीएसएस, आपके लैपटॉप्स में इंस्टॉल्ड है एसपीएसएस सॉफ्टवेयर? यस मैम है। आपने कभी खोल के देखा है उसे? यस मैम। यस मैम। अच्छा, जब आप खोल के देखते हैं तो बेसिकली उसमें 2 विंडोज होती हैं, ठीक है। एक तो होता है डेटा एडिटर, मतलब कॉमनली जो नॉन विंडोज है, डेटा एडिटर विंडो, एंड सेकंड वन इज आउटपुट व्यूअर विंडो। अगर हम सिंपल देखिए, डेटा एडिटर विंडो जो मेन विंडो आपके पास आएगी, उसमें डेटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू। ओके, और जब आप कोई भी एनालिसिस करते हैं, कोई भी स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं, चाहे वो फ्रीक्वेंसी हो, चाहे वो मीन हो, मीडियन हो, कोई भी हो, उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपके आते हैं आउटपुट व्यूअर विंडो में। ओके, सो बेसिकली फॉर फीडिंग द डेटा, okay, for naming the data, for sorting, for applying any statistic, we have to use variable view or data view. Okay, and once we have to see, we have to know what kind of results we are going to get by applying any statistics, we have to go for the output viewer window. ठीक, ये क्लियर है? यस मैम। I have taken the screenshot. If I will open over here, so if I will open, so this kind of window I will get. Here data view and variable view. Okay, see. This means सॉरी मैम, जी आपकी जो स्लाइड है मैम वो नीचे स्क्रॉल नहीं कर रही है। स्क्रॉल नहीं कर रही? अब आ गई। अब आई है? जी जी, तब से तो हम पहला पेज ही देख रहे थे। अच्छा जी, अब ठीक है। ओके मैडम, अब ये चेंज हो रही है सर? यस मैडम, अब चेंज करके दिखाइए, करिए एक बार चेंज। ये चेंज हुआ? नो मैम, चेंज नहीं हो रहा है, इट मींस कि मुझे इस वाले उस पर रखना पड़ेगा। अब चेंज होगा शायद, देखिए। नाउ चेंज, यस। ओके ओके, अगर मैं इसको स्लाइड शो कर रही तो शायद नहीं हो पा रहा है, ये स्लाइड शो में शायद दिक्कत है। तो अगर हम ये देखिए 2 विंडोज, तो डेटा एडिटर विंडो, ये मैं एक बार ओपन करके भी आपको दिखा देती हूँ। जैसे एसपीएसएस में सिंपल एसपीएसएस यहाँ पे टाइप करती हूँ, एसपीएसएस IBM दिस वन। सर ये विजिबल है जितेंद्र सर, मैं जो कर रही हूँ लैपटॉप में? यस मैडम। तब ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में, तब तक हम ये देख लेते हैं। ये देखिए, अगर हम ओपन करेंगे तो ये डेटा व्यू,
ठीक है, ये दो यहाँ पे आप देखिए, डेटा व्यू, एक वेरिएबल व्यू। ये वेरिएबल व्यू वाला मतलब एक पिक्चर है जो अभी हम तुरंत देख लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास दो, अगर हम सिंपल ओपन करेंगे एसपीएसएस को तो ये खुल के आएगा। ये देखिए, ये अनटाइटल, ये अभी मैं इसको कैंसिल करती हूँ। ये सिंपल, ये वाला, ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है सर ब्लैंक शीट। मैम आपकी जो शीट है ये बहुत छोटी दिख रही है, हमें बहुत छोटी दिखाई दे रही है, इसको इनलार्ज कर लें। ये ब्लैंक शीट तो सही दिखाई रही होगा सर, पूरा ब्लैंक शीट नहीं दिखाई दे रही मैम हमें एसपीएसएस का। अभी तो केवल डाटा एडिटर व्यू वाला हमारे सामने है, डाटा व्यू और वेरिएबल व्यू, ये वाली स्लाइड हमें दिख रही है। मेरे को स्क्रीन अब मैं 1 मिनट फिर से शेयर करती हूँ आपको। 1 मिनट, स्लाइड नंबर 6 से शेयर यहाँ पे। मैं एक बार फिर से पूरा लैपटॉप शेयर करते हैं, विंडो एंटायर स्क्रीन करते हैं सर। सर आप दिखाई दिया? नाउ वेरी गुड। Okay. See, if I will open any मतलब that SPSS that can be 17 वर्जन है, चाहे आपके पास 20 है, 22 है, ठीक है। तो बस थोड़े थोड़े वेरिएशन हुए हैं, कुछ और नहीं। सिंपल अगर हम देखेंगे तो ये फाइल हमारे सामने खुल के आती है, ठीक है। इसमें आप देखिए ये डेटा व्यू है, और अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ वेरिएबल व्यू, ये है, ठीक। अब मैं आप दोनों, आपने अगर आपने ये ओपन किया, आप ये बताइए, हम डेटा फीड करते हैं तो डेटा फीड कैसे करेंगे? आप में से कोई भी? जो मैम डेटा होगा ना, हम इसमें लिख देंगे। कहाँ लिखेंगे? डेटा व्यू में लिखेंगे या वेरिएबल व्यू में लिखेंगे? वेरिएबल व्यू में। वेरिएबल व्यू में मैम। वेरिएबल व्यू में, वेरी गुड। सी, अगर हम ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये हमारे पास आया दो व्यू, ये आ गए। ये हमारा दूसरी आउटपुट विंडो जो मैं बात कर रही थी कि कोई भी आउटपुट आएगा तो वो हमें इस फाइल में दिखाई देगा। अब हम देखो, जैसे मैंने ये दिखाया आपको, हमने एसपीएसएस ओपन किया, ठीक। उसके बाद ये फाइल हमारे पास आ गई जो हम डिस्कस कर चुके हैं अभी, ठीक है। पर रिपीट कर दीजिए मैम थोड़ा शुरुआत। अच्छा, मैं रिपीट कर देती हूँ, पीछे देखिए। मैंने आपको बताया कि अगर हम, दिखाई दे रही है ना स्लाइड्स सारी करते हुए, अगर हम एसपीएसएस को ओपन करते हैं, सिंपल हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, तो हमारे पास सिंपल ये फाइल आती है जो मैंने आपको ब्लैंक दिखाई थी, ठीक है। उसी में दो विंडो है बेसिकली, एक तो डेटा व्यू की विंडो है, दूसरी विंडो है वेरिएबल व्यू की। ओके, ये सिंपल हमारे दो जो विंडो है, वेरिएबल व्यू यूज किया जाता है, अभी मैं आपको बताऊंगी आगे, डेटा एंटर करने के लिए। और डेटा व्यू में हमें डेटा व्यू होता है, दिखाई देता है, और जिसपे हम सारी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं इसके थ्रू, ठीक है। अगर दूसरी विंडो जो हमारे पास आती है वो आती है आउटपुट विंडो। आउटपुट विंडो इट मींस आउटपुट रिजल्ट। अब सिंपल देखिए, पहली है डेटा एडिटर विंडो, जिसमें डेटा आप फीड करेंगे, अगर चाहे तो एडिट करेंगे, कोई भी स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे, सब डेटा एडिटर विंडो है, ठीक है। नेक्स्ट विंडो जो है वो है आपकी आउटपुट विंडो। इट मींस कि आपने जो भी स्टैटिस्टिक्स लगाई, चाहे आप फ्रीक्वेंसी काउंट करना चाह रहे हैं कि कितने नंबर जो है मेल स्टूडेंट हैं, कितने फीमेल नंबर के स्टूडेंट हैं, कितने सोशल साइंसेस के हैं, कितने साइंसेस के हैं, ठीक है, उनका अचीवमेंट क्या है अलग अलग, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा आउटपुट विंडो में, ठीक। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने किसी एक डेटा पे जो लगाया था वो सिंपल मैंने देखा था कि भाई उनका सम क्या है, ठीक है। तो n नंबर है, इसमें मिनिमम है, मैक्सिमम है, कितने नंबर एक बच्चे के, मतलब जो बच्चा है सबसे कम नंबर किसके हो सकते हैं, तो सबसे मिनिमम जो स्कोर होगा वो 70 होगा, मैक्सिमम स्कोर जो आया होगा वो होगा 130, ठीक है। मीन जो है वो है 98.69, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो है 11.766। ओके, तो इस तरीके से जो भी स्टैटिस्टिक्स आपका आउटपुट रिजल्ट रहेगा वो आपका आउटपुट विंडो में डिस्प्ले होता है, ठीक। ये क्लियर है? ठीक है। अब हम देखते हैं कि डेटा मैनेजमेंट कैसे होता है। हम सिंपल हैंड्स ऑन बात करेंगे। ये मैंने सिंपल एक स्लाइड ली है जो स्क्रीनशॉट लिया था कि हम कैसे अपने आपके, अगर इंस्टॉल है आपके लैपटॉप में एसपीएसएस, आप सिंपल एसपीएसएस टाइप करेंगे, आपके यहाँ एसपीएसएस शो करेगा इस तरीके से, आप उस पर क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड से लेता है क्योंकि इट इज अ हैवी सॉफ्टवेयर। उसके बाद आपके पास एक फाइल ओपन आती है, ये
डिफॉल्ट विंडो विल अपीयर विद बिफोर यू। ठीक है, ये डिफॉल्ट विंडो आपके सामने आएगी जो मैंने आपके सामने ओपन की थी, और इसमें ये देखिए डेटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू। ठीक, ये दो विंडो है। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा व्यू वाली विंडो है, अगर हम दूसरी बात करेंगे तो ये वेरिएबल। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आएगी। ये देखिए यहाँ पे नेम, टाइप, विड्थ, डेसिमल, लेबल, वैल्यूज, मिसिंग कॉलम, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, इससे पीछे वाले में सिंपल वेरिएबल दिखाई दे रहा है, ये तो का नंबर है, और यहाँ सिंपल वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये अंतर है। अब अगर हम बात करें वेरिएबल व्यू विंडो, ठीक है, अब हम जैसे मैंने पूछा था कि अगर हमें डेटा कोई भी फीड करना है, कोई भी मेरे पास डेटा है, फॉर एग्जांपल आप 10 स्टूडेंट हैं, 10 रिसर्च स्कॉलर्स हैं, ठीक है, मैंने आपकी एमएड का परसेंटेज लिया कि आपका एमएड में परसेंटेज कितना था। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल व्यू में क्लिक किया। ओके, उसके बाद ये मेरे पास शीट आई। ओके, तो हमें जो भी डेटा स्टोर करना है वो हमें यहाँ से करना है। मैं आपका नाम लिखूंगी, जैसे फॉर एग्जांपल संजय, फॉर एग्जांपल प्रिया, मैं यहाँ पे लिखूंगी नेम में। ठीक है, उसके बाद, और ये हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पे जो भी लिखा जाएगा वो आपका ABCD, ठीक, आप अल्फाबेटिक नहीं देंगी कुछ भी। ठीक है, सब कुछ आपका जो होता है, सॉरी आप मतलब न्यूमेरिक नहीं देंगी, सारा सब कुछ जो भी लिखा जाएगा वो अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स होंगे। ओके, और स्पेसेस नहीं होते इसमें, स्पेस हम दे ही नहीं सकते। ओके, अगर आप सेम नाम दे रही हैं तो उसमें चेंज, सपोज करिए हमारे पास प्रिया नाम की 2 स्टूडेंट्स हैं, तो हम प्रिया प्रिया 2 बार नहीं लिख सकते, वो प्रिया एक बार ही लेगा। हम प्रिया सेकंड लिखेंगे, प्रिया फर्स्ट लिख सकते हैं, प्रिया सेकंड लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं इस शीट पे लेके चलती हूँ आपको। ये देखिए, ये वेरिएबल व्यू है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ नेम। ओके, ये दिखाई दे रहा है ना संजय? या मैम दिखाई दे रहा है, विजुअल है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ संजय। ओके, यहाँ लिख रही हूँ, संजय आ गया। ठीक, यहाँ मैंने लिखा प्रिया। ओके, ये प्रिया आ गया। अब मैं यहाँ फिर से लिख रही हूँ प्रिया। ओके, देखिए क्या आया, दिस वेरिएबल नेम डुप्लीकेट्स एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल नेम। सेम वेरिएबल नेम हम नहीं लिख सकते, हमें अगर लिखना होगा तो हम यहाँ लिखेंगे, उसको हम ओके करेंगे, या फर्स्ट। ओके, या फिर ओके लाइक दिस। अगर हम सपोज करिए, मैं जैसे मैं आपको बोल रही थी कि मैंने स्पेस दिया, मैंने यहाँ पे स्पेस दिया और फिर मैंने इसको ए लिखा, ये नहीं लेगा। वेरिएबल नेम कंटेन्स एन इलीगल कैरेक्टर, स्पेस अलाउड नहीं है। ठीक है, स्पेस अलाउड नहीं है, सेम नेम अलाउड नहीं है। ओके, इज इट क्लियर? अच्छा मैम, जैसे यस मैम, जैसे मैम इंडिया में नेम होता है मैम, सरनेम भी होता है, तो मैम दोनों एक में मिला के लिखना पड़ेगा मैम? हाँ बिल्कुल। ऐसे सपोज करिए कि मैं इसमें लिखती हूँ प्रिया कुमारी, तो मैं बिल्कुल इसमें स्पेस नहीं दूंगी। ठीक, अगर मैं स्पेस दूंगी तो नहीं, या तो आप इसमें सिंपल, या ये अगर आप ऐसे करके लिखिए डैश, शायद ये भी देता नहीं, कोई भी कैरेक्टर और कोई भी मतलब कॉमा वगैरह, ये हाइफन, ये कुछ नहीं लिखना। सिंपल आपको अल्फाबेटिक नंबर्स में ही यहाँ लिखना पड़ेगा, अल्फाबेटिक, और उसके बाद आप नंबर जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं, बस कोई भी कैरेक्टर और नहीं लेगा। ठीक है, तो विदाउट स्पेस आपको लिखना होगा। और हमेशा ये ध्यान रखिए, रिसर्चेज में हमें नाम से बहुत मतलब भी नहीं होता है ना। नाम तो वैसे भी हम जो भी आइडेंटिटी है हम उसको बिल्कुल हिडन रखते हैं, तो हम फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं, अदरवाइज उसमें वो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? या मैम। ठीक है, अब हम मूव करते हैं इसी पे। ठीक है, स्लाइड्स के थ्रू मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, वहाँ पे हम प्रैक्टिकल करते जाएंगे, और अगर आपके पास है तो उसको ओपन करके रखिएगा आप। ये सेकंड। ठीक है, पहले हमारे पास था नेम, अब दूसरा जो हमारे पास वेरिएबल व्यू में हमारे पास अगर हम बात करें कि कॉलम जो है हमारे पास वो है टाइप। ठीक है, टाइप क्या बताता है कि जो आपका वेरिएबल है, ठीक है, जो नेम वेरिएबल है वो आपका न्यूमेरिक है या स्ट्रिंग है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे टाइप के, अगर हम टाइप की बात करें, ये देखिए वेरिएबल टाइप में आपका बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे कॉमा, डॉट, साइंटिफिक नोटेशन, डेट, डॉलर। ठीक है, हम सोशल साइंसेज में बात करते हैं सिर्फ 2 चीजों पे, एक न्यूमेरिक और एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इट मींस किसी का नाम है, न्यूमेरिक इट मींस
नंबर्स देते हैं तब। ठीक, तो अगर हम बात करें कि ये सब नाम है तो हम इसको हम कर सकते हैं कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। ठीक, जो ये है प्रिया जो है वो न्यूमेरिक नहीं है, स्ट्रिंग वेरिएबल है। इट मींस कि वो अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स हैं। जहाँ 1 2 3 की बात करेंगे, जहाँ भी नंबर्स आएंगे वो आपके नंबर न्यूमेरिक में आ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होता है। कभी कभी क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग हो जाता है, या बाय डिफॉल्ट, क्योंकि न्यूमेरिक होने में कोई परेशानी नहीं है। न्यूमेरिक है तो वो इसको संजय को 1 समझ रहा है, प्रिया को 2 समझ रहा है, इसको 3 समझ रहा है, इसको 4 समझ रहा है, उससे कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी जब हम बात करते हैं, आप जब कोई भी सेल करते हैं प्रोडक्ट्स, वहाँ हमें इशू आते हैं। सोशल साइंसेज में इसमें कोई इशू नहीं होता। सोशल साइंसेज में फिर भी नॉलेज के लिए आपको जानना चाहिए कि अगर किसी का भी नाम है तो वो स्ट्रिंग वेरिएबल है, क्योंकि हम कैरेक्टर्स को वो आइडेंटिफाई करेगा SPSS। और अगर नंबर्स हैं तो वो आपका जो टाइप है वो न्यूमेरिक होना चाहिए। ठीक, ये दो चीजें हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें विड्थ की, विड्थ हमें बताता है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये कितने लंबे हो सकते हैं। ठीक है, वो कितने अल्फाबेटिक आपके वो ले सकते हैं, कितनी उसकी मतलब आप चाहे 8 हो, 10 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, कितने तक हो सकते हैं। तो वो आपके ऊपर, आप चाहे इसको मिनिमम करिए चाहे मैक्सिमम करिए, बढ़ता रहेगा आपका। ठीक है, और मिनिमम करना चाहे तो मिनिमम भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये, लेकिन आपका कम से कम ऐसा होना चाहिए कि हम कभी कभी सरनेम भी लगाते हैं तो आप बहुत सारे केसेस में कहा जाता है कि ये 20 से ऊपर रखिए, कभी कहते हैं कुछ 8 से ऊपर रखिए, 10 से ऊपर रखिए, ये आपके ऊपर, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें कोई भी इशू नहीं है। ठीक, तो वो आपके ऊपर है, कितना भी रख सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं डेसिमल। डेसिमल बताता है, जैसे सपोज करिए मैं स्लाइड्स एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये विड्थ की बात हमने कर ली है कि जो वेरिएबल है वो उसमें कितने कैरेक्टर्स होंगे। डेसिमल हम लोगों को बताता है कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो कितने काउंटिंग में शो होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि एंडलेस होते रहते हैं, ठीक है, 8 9 तक, लेकिन उसको जरूरत नहीं है। हम सिंपल, जब हम सोशल साइंसेस की बात करते हैं तो आप डेसिमल के बाद 2 या 3 पॉइंट्स तक, उतना ही काफी होता है। ओके, तो आप उसमें आप डेसिमल के बाद जो है यहाँ पे ये, अगर हम डेसिमल के बाद हम कहें कि डेसिमल के बाद क्या आएगा, आप 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें अभी नहीं शो कर रहा है, मैं बताती हूँ। इसमें देखिए ये 1 2 3 4 जो भी आप चाहें। ठीक, अब ये देखिए, एक हमेशा बात ध्यान रखिए कि इसमें क्यों ये शो नहीं कर रहा है, डेसिमल क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको स्ट्रिंग कर रखा है। अगर हम जैसे ही इसको हम न्यूमेरिक करेंगे, ये देखिए ये न्यूमेरिक हमने जैसे ही किया वैसे ही ये डेसिमल का जो वो है वो एक्टिवेट हो जाएगा 1 2 3। ठीक, क्योंकि वो अभी तक इसको 1 न्यूमेरिक हमने जैसे किया वो उसको 1 मानने लगा, और वो SPSS समझने लगा कि ठीक है इसका भी हो सकता है कैलकुलेशन हो आगे चल के, तो उसमें कोई भी वैल्यू जो है वो डेसिमल में आ सकती है। लेकिन जैसे ही हम इसको स्ट्रिंग करेंगे, जैसे ये वाला जो है स्ट्रिंग है, इसमें ये देखिए ये एक्टिवेट ही नहीं है। अब कितना भी कोशिश करिए वो एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वो कह दिया गया कि ये कैरेक्टर है और कैरेक्टर में कभी डेसिमल हो ही नहीं सकता। ठीक, तो जैसे ही न्यूमेरिक करेंगे वो डेसिमल का पॉइंट जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आप उसमें कितने भी वो रख सकते हैं, 2 3 4 जितना भी आप चाहें। ठीक है, वो आपके ऊपर है। ये क्लियर है डेसिमल का यूज? अच्छा, मैं फिर से कर देती हूँ। देखिए नेम में हमने बताया कि डेसिमल के बाद कितना करेक्ट। हाँ देखिए, नेम में हमने सिर्फ नेम लिखे, टाइप में मैंने यहाँ पे लिखा कि हम ये सारी वैल्यूज हमारे सामने आती है, न्यूमेरिक, कॉमा, डॉट, साइंटिफिक नोटेशन एंड एक्सेट्रा। सोशल साइंसेज में हमें सिर्फ 2 चीजों पे काम करता है, आइदर न्यूमेरिक और स्ट्रिंग। न्यूमेरिक होता है 1 2 3 4, स्ट्रिंग होता है कैरेक्टर्स, मतलब ABCDEFG, जिसमें जितने भी आप नाम लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हम SPSS से कह रहे हैं कि संजय जो है वो न्यूमेरिक है, इसको न्यूमेरिक मानो, तो वो संजय को संजय ना मान के 1 मानेगा, जो डिफॉल्ट वो समझेगा, क्योंकि ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। ओके, तो ये इसको 1 मानेगा। हमने इसको विड्थ जो दे दी वो 1 दे दी। ठीक है, और हमने जो उसको दिया डेसिमल, ठीक है, डेसिमल इट मींस कि अगर डेसिमल के बाद हमें जो आपका कैलकुलेशन वो कितने पॉइंट्स में चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी का परसेंटेज है वो 78.392 इस तरीके से, या फिर 396 है,
और मैं चाहती हूँ कि जो बच्चा पुट करेगा वैल्यू, अगर वो मैं फीड करवाती हूँ, वो 7-9 ही आए, 7-9 आए, या फिर वो डिफॉल्ट राउंड फिगर में हो जाए, मतलब 8-0 हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 2 कर देती हूँ, ठीक है, तो वो डेसिमल के बाद जब भी वो एसपीएसएस कैलकुलेट करेगा तो वो 2 पॉइंट्स तक कैलकुलेट करेगा, वो राउंड फिगर कर लेगा। अगर 5 से अपर है वैल्यू तो वो हमेशा, आपको पता ही होगा मैथ्स में, वो राउंड फिगर हो जाती है, 1 पॉइंट बढ़ जाता है। अगर 7-9-6 है तो वो 8-0 अपने आप हो जाएगा, हो जाए, ठीक है। अगर 7-9 4.792 है तो वो 4.79 ही रहेगा, एसपीएसएस बाय डिफॉल्ट 2 पॉइंट्स तक ही कैलकुलेट करेगा। तो ये डेसिमल आपके ऊपर है कि आप एसपीएसएस को क्या कमांड दे रहे हैं, कि डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स तक कैलकुलेट करना है, 3 पॉइंट्स तक करना है, या 4 पॉइंट्स तक करना है। ओके, तो डेसिमल आप इसको सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो ये रहते ही रहते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम इसको चाहें तो आप 4 कर सकते हैं, डेसिमल को हम 5 कर सकते हैं कि डेसिमल के बाद अब 5 वैल्यू तक उसको कैलकुलेट करिए। तो ये आपके ऊपर है। क्लियर है संजय जी? मैम एक इशू हो रहा, आवाज नहीं आ रही जी बताएं। अच्छा ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है स्लाइड आपको? हेलो? यस मैडम, दिखाई दे रहा है जी। ये देखिए, डेसिमल अगर हम बात करें कि सपोज करें कि एक न्यूमेरिक वैल्यू है और हम चाह रहे हैं कि डेसिमल के बाद अगर ये वैल्यू आ रही है 3.141596265, अब ऑब्वियसली कि ये वैल्यू जो होती है वो इतना तो हम कैलकुलेट करेंगे नहीं, और कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करते हैं कि हमेशा हम इसको राउंड फिगर में करते थे, ठीक है। सपोज करिए कि 4 के बाद 1 आ रहा है, ठीक, 4 के बाद 1 आ रहा है तो हम 3.14 ही काउंट करेंगे इसको। तो अब आपके ऊपर है कि आप एसपीएसएस को क्या कमांड देना चाहते हैं, कि वो 3 पॉइंट तक कैलकुलेट करे, 4 तक करे, या सिर्फ 2 तक करे। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहेंगे। हम अधिकतर रखते हैं 2 या 3। तो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स तक कैलकुलेट करेगा वैल्यूज एसपीएसएस। ओके ओके। अब ऐसे ही आता है लेबल, ठीक है। लेबल क्या होता है? लेबल में हम, कोई बता सकता है लेबल क्या होता है? किसी ने अभी एसपीएसएस पे काम किया हो? स्कॉलर्स? नहीं जानता हूँ मैं। अच्छा नहीं जानते, कोई बात नहीं। देखिए लेबल रिपीट करिएगा। लेबल में आप क्या कर सकते हैं, मतलब लेबल अगर सपोज करिए, क्या हम लेबल में क्या लेबलिंग करेंगे, किस टाइप की लेबलिंग कर सकते हैं मैम हम वेरिएबल का लेबल देते हैं, जैसे कि अगर जैसे कि अगर हमारा इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, स्कूल वाइज, अर्बन, रूरल, ये हम लेबलिंग ऐसे देते हैं। नहीं 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 नहीं, देखिए लेबलिंग में हम बेसिकली करते क्या है, सपोज करिए कि मैंने डेटा जो कलेक्ट किया है, वो डेटा मैंने कलेक्ट किया सीएमपी कॉलेज से, ठीक है, मेन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर से, ठीक है। तो मैं लेबल में क्या करूंगी कि सपोज करिए कि मेरा 1 to जो 6 है, 6 स्कॉलर्स जो है वो सीएमपी कॉलेज के हैं, तो मैं यहाँ पे उनका लेबल कर दूंगी सीएमपी कॉलेज। 6 के बाद अनदर जो 6 स्टूडेंट्स हैं वो है मेरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, तो मैं सिंपल लेबल कर दूंगी CUSB, ठीक है। और उसके बाद जो अगले 6 हैं वो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, तो मैं उनका लेबलिंग कर दूंगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी AU, ठीक है। तो वो आप लेबलिंग कर सकते हैं। जब आप फर्दर देखना चाहते हैं कि किस बच्चे का एकेडमिक अचीवमेंट कितना है, तो वो वहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाता है लेबल में, ठीक है। या आप उसके फर्दर एक्सटेंशन अगर आप करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स ऑफ BSc B.Ed, स्टूडेंट्स ऑफ BA B.Ed, स्टूडेंट्स ऑफ MA, ठीक है। तो वो अगर आप उसको फर्दर डेटा को, जैसे नाम है प्रिया जो है वो स्टूडेंट कौन से उसकी है, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी लेबल में, ये देखिए मैं लिख, संजय जो है मैं लिख रही हूँ रिसर्च। मैम संगम मैम यूज किए नाम, और संजय और संगम प्रिया मैम है मैम। अच्छा ओके सॉरी, ओके रिसर्च स्कॉलर संगम और संजय। अच्छा मैम हम कह सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन कोड है मैम लेबल का मतलब, मतलब बेसिकली हम संगम जो मैंने
फॉर एग्जाम्पल मैं मान रही हूँ कि एम ए स्टूडेंट, ठीक है, मैं सिंपल एम ए स्टूडेंट लिखूंगी। अब फर्दर एक्सप्लेनेशन जो आप कर रहे हैं उनको लेबल के आइडेंटिफिकेशन और ऐड कर रहे हैं कि संजय रिसर्च स्कॉलर्स, संगम एम ए स्टूडेंट। अगर हम सिंपल यहाँ पे लिखिए जैसे हमारे यहाँ राधा रिसर्च स्कॉलर CUS, तो मैं सिंपल इनको लिखा रिसर्च स्कॉलर CUS। और उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे अनुराधा रिसर्च स्कॉलर डी। ओके, ठीक, तो ये मैंने इनका और आइडेंटिफिकेशन मतलब स्पेसिफिकेशन जोड़ दिया। ठीक, अब हम अगर बात करें वैल्यूज की, जैसे कि अभी एक मैम रिसर्च स्कॉलर ने बताया कि अगर हमें रूरल अर्बन करना है, सपोज करिए कि यहाँ पे संजय, एक और नाम हम यहाँ पे जोड़ देते हैं अरविंद, ठीक है, जी मैम। और इसको मैं मान लेती हूँ हमारे यहाँ पे ये एमएड स्टूडेंट है, ठीक है, एमएड CUSD। ओके, मुझे इसमें ये लिखना है इनका कि ये जो है बेसिकली जो संजय जो है वो मेल है और अर्बन कैटेगरी से है, मतलब अर्बन लोकेलिटी से है। संगम जो है वो फीमेल है और रूरल लोकेलिटी से है। राधा जो है वो फीमेल है लेकिन अर्बन लोकेलिटी से है। अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे क्या करना चाहिए बताइए? यू लिख देंगे और आर लिख देंगे मैम। यू और आर कहाँ लिखेंगे बताइए? संजय के आगे यू और संगम के सामने आर। नहीं, उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए वैल्यू नंबरिंग देना होगा। हाँ देखिए नंबरिंग के लिए एक रूरल भी देना। हाँ यह मैंने। हाँ ये देखिए वैल्यूज में आप क्लिक करेंगे, ठीक है, वैल्यूज में मैं यहाँ पे लिखूंगी 1, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगी मेल। ओके, और मैंने किया ऐड, इट मींस 1 फॉर मेल और 2 फॉर, फिर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी, 2 फॉर फीमेल। ओके, ये ऐड कर दिया मैंने, ये मैंने कोडिंग कर दी है, ठीक, ये मैंने इसको कोडिंग कर दी। अब सपोज करिए कि इसलिए दिखा देती हूँ आपको पहले यहाँ पे, ये देखिए फीमेल, ऐसे हमने मेल किया, मतलब इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम इसको ऐड ऑन करते जाएंगे, 1 फॉर मेल 2 फॉर फीमेल, ऐसे ही हम मतलब आप जेंडर के लिए कर सकते हैं, आप लोकेलिटी के लिए कर सकते हैं, डिफरेंट चीजों के लिए आप कर सकते हैं, ठीक। और जब हम करेंगे यहाँ पे पहले उधर देख लेते हैं, देखिए क्या आ रहा है। डेटा व्यू में हम गए, संजय, ठीक, संजय में एक फाइल अभी आपको खोल के दिखाती हूँ, एक मिनट, SPSS, ये फाइल, ठीक है, इस तरीके से पोस्ट करिए, करते हैं यहाँ तो हमने नेम में लिख दिया सबके नाम। अब सपोज करिए कि मैं यहाँ लिख रही हूँ ये जेंडर, तो उसके लिए मैं वैल्यू दे रही हूँ यहाँ पे 1 फॉर मेल 2 फॉर फीमेल 2 फॉर फीमेल, ठीक, ऐसे ही मैंने लिखा यहाँ पे लोकेलिटी, लोकेलिटी में मैंने लिखा 1 फॉर रूरल
फॉर अर्बन। ऐड हो गया। अगर आप इसको चेंज भी करना चाहें, सपोज करिए अगर मैंने यहाँ पे 3 लिखा, 3 फॉर सेमी अर्बन, ठीक, ये भी लिख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हो। सपोज करिए मुझे इसको चेंज करना है, रिमूव करना है, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगी, ठीक है। इसको मुझे कुछ चेंज करना है, 2 को मुझे अर्बन करना है, मतलब ये 2 मैंने अर्बन लिखा है, अब मुझे 2 को रूरल करना है, ठीक है, तो मैं उसको चेंज भी कर सकती हूँ। यहाँ पे अगर आप चेंज करेंगे, सपोज करिए यहाँ पे मुझे इसको सेमी अर्बन मैंने कर दिया, तो मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, सेमी अर्बन आ गया, ठीक। अगर मैं उसके बाद अगर मैं लिखना चाहूँ 3 फॉर अर्बन, क्या हो जाए, कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कमांड देनी है, ओके। अब सपोज करिए अब हमें डेटा करना कैसे, जैसे कि हम अब सिंपल करें कि हमें डेटा फीड कैसे करना है, इसलिए मैं आपको ये दे रही हूँ, ये एक तरीके से अगर हम बात करें सिंपल, अगर इसको समराइज करें तो डेटा व्यू में जो अगर हम देखें, देखिए इसमें डेटा, ये तो हमारा डेटा व्यू में अगर हम जाएंगे तो हमें सिंपल दिखाई देता है। देखो ये, इसको मैं बताऊंगी अभी, इस तरीके से मैंने किया है, ये आपको दिखाई देंगी, ये सारी रोज हैं, ये सारे आपके कॉलम्स हैं, ठीक। वेरिएबल व्यू में आप फीड करते हैं सारी चीजें, ओके। आप नेम करेंगे, यहाँ पे नेम में मतलब बेसिकली जो नेम होता है उसका क्या है, मैं आपको एक तरीके से बता देती हूँ। जैसे मैंने जेंडर लिखा, लोकेलिटी, किसी का एज भी हो सकता है, ठीक। सिंपल मैं लिख सकती हूँ नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक, ये मैंने लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पे जैसे ही मैं लिखूंगी वो सारी चीजें आ जाएंगी, जेंडर आ जाएगा, लोकेलिटी आ जाएगा, एज आ जाएगा, नेम ऑफ द स्टूडेंट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 मेल, मेरे पास लोकल ये है, ये डेटा जो है वो आपको मैं दिखाती हूँ, ये मेरे पास मैम जितना हम लोग ऐड करेंगे, जैसे मेल, फीमेल, रूरल, अर्बन, एज ग्रुप, तो मैम जब हम क्लिक करेंगे तो सब आ जाएगा मैम। हाँ, ये देखिए आप, ये सपोज करिए ये आपके पास डेटा शीट है एक, मेरे ये नेम ऑफ द स्टूडेंट्स है, ये उनके जेंडर है, और ये लोकेलिटी है, ये एकेडमिक अचीवमेंट है, ठीक है। अब मुझे ये डेटा एसपीएसएस में फीड करना है, ठीक, और इस डेटा पे मुझे इन एकेडमिक अचीवमेंट जितने भी एक ग्रुप जो है 6 लोगों का जो ग्रुप है, तो 6 लोगों के ग्रुप का मुझे मीन चाहिए, एसडी चाहिए, मोड चाहिए, मीडियम चाहिए, सिंपल डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स चाहिए इस ग्रुप की। अब मुझे क्या करना होगा बताइए, आप बताएंगे, मैं करती जाऊंगी, ब्लैंक शीट में लिखती हूँ, ये है मेरे पास, और सब कहाँ है भाई, उसका नाम, कितने लोग हैं यहाँ, 19 लोग हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो मैं समझ सकती हूँ कि 15 लोग तो कम से कम रिसर्च स्कॉलर्स हैं यहाँ। यस मैडम, कम से कम 15 लोग रिसर्च स्कॉलर हैं इसमें। हाँ, तो अब मुझे सब लोग बताएंगे। रोशनी आप बताइए अगर आप सुन रहे हैं, ये शीट है, आप इसका फोटो ले लीजिए, बट आप सब लोग जल्दी से, मोबाइल फोन सभी के पास होंगे, ये डेटा मुझे एसपीएसएस में फीड करना है। मैं पहले क्या करूंगी, सब्जेक्ट की करके पहले वेरिएबल व्यू में जाएंगे हम। मैं जाती हूँ वेरिएबल व्यू में, ओके, मैं गई वेरिएबल व्यू में, बताइए। फिर स्टूडेंट्स के नेम क्लिक करेंगे, स्टूडेंट्स के नेम, देखिए अब वही मैं बताऊंगी आपको। नहीं, जेंडर मैम, पहले हम जेंडर डालेंगे, मेल फीमेल। जेंडर डाल दें यहाँ पे, पहले हम क्या करते हैं, देखो जेंडर डाल दिया आपको कहने से, उसके बाद नहीं, यहाँ नहीं डालेंगे, नेम में तो स्टूडेंट्स के नेम होंगे, फिर हम उसमें टाइप में जब न्यूमेरिक कोड डालते हैं ना, तब मेल फीमेल वो पुट कर, हाँ वही स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2। अब मैं बताती हूँ आपको क्या करना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अलग तरीके से ये बताएगी। अब देखो हमें करना क्या होता है, सपोज करिए मेरे पास ये डेटा शीट है, मैं फिर से दिखा रही हूँ, जैसे मेरे पास नेम ऑफ द स्टूडेंट्स है, जेंडर है, लोकेलिटी है, और एकेडमिक अचीवमेंट है, ठीक। अब हम जब सबसे पहले ये हमारे पास जो शीट आएगी एसपीएसएस हम खोलेंगे, तो एसपीएसएस की खोलते ही हम सबसे पहले जाएंगे वेरिएबल व्यू में, और यहाँ नेम से मतलब होता है स्टूडेंट्स के नाम नहीं, बेसिकली आपके वेरिएबल का नाम, ठीक है। वेरिएबल आपका जेंडर हो सकता है, आपका वेरिएबल लोकेलिटी हो सकती है, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कॉलेज टाइप हो सकता है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो सकता है, ठीक है, आपका आईक्यू लेवल हो सकता है, ओके, कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं, नेम, जेंडर लिया, जेंडर के बाद मैंने लिखा
लिखा लोकेलिटी, ओके। फिर लिखा मैंने यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट, ओके। फिर आपका था एकेडमिक अचीवमेंट, ओके, एकेडमिक एकेडमिक अचीवमेंट जो मैंने लिखा, सिंपल मैंने ये लिखा, जेंडर, लोकेलिटी, नेम ऑफ द स्टूडेंट, एकेडमिक अचीवमेंट। फिर से स्लाइड दिखा रही हूँ, ये स्लाइड है। नेम, अच्छा नेम सबसे पहले, तो नेम सबसे पहले लिखिए, नेम, जेंडर, लोकेलिटी, एकेडमिक अचीवमेंट। सिंपल हम वैसे ही लिखेंगे इसमें, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं ऐसे। नेम ऑफ स्टूडेंट्स, लीगल आएगा, पहले इसको हटाते हैं। अब लोग ये करके देखेंगे तब जाकर होगा ये चीज, ठीक। यहाँ पे हम लिखते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ आ जाएगा आपका जेंडर, जैसे उसमें लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे, नेम ऑफ स्टूडेंट, जेंडर, प्लेस ऑफ लिविंग, एकेडमिक, ठीक है। ये हमें वेरिएबल्स की नेमिंग करनी है। अब नेम ऑफ द स्टूडेंट आपका न्यूमेरिक होगा या स्ट्रिंग होगा, बताइए, बोलिए भाई। पूर्णिमा बताएं आप। नेम ऑफ द जो वेरिएबल है वो आपका स्ट्रिंग टाइप में आएगा या न्यूमेरिक टाइप में आएगा, बताएं। स्ट्रिंग में आएगा, न्यूमेरिक टाइप में बेटा, ये स्ट्रिंग में आएगा। नॉमिनल होगा मैम, नॉमिनल। लेबल की बात नहीं कर रही हूँ अभी मैं, लेबल की बात कर, स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। जो हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, जब हम नाम लिखेंगे वो नाम वो होगा आपका सब क्या कहते हैं, अनुराधा होगा, अरविंद होगा या संगम होगा, ठीक है, संजय होगा, तो आपका कैरेक्टर्स में हम नाम लिख रहे हैं, तो वो आपका स्ट्रिंग टाइप आएगा, ठीक। जेंडर जो होगा हम उसमें कोडिंग करेंगे, कोडिंग में 1 या 2 आएगा, तो क्या 1 2 3 होगा, तो न्यूमेरिक होगा या स्ट्रिंग होगा, न्यूमेरिक होगा, न्यूमेरिक होगा। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम वैल्यूज में जाएंगे, सबसे पहले वैल्यूज में जाके इसको क्लिक करेंगे, यहाँ 1 फॉर मेल, मेल, वेरी गुड, 2 फॉर फीमेल, फीमेल, ठीक है, एंड 3 फॉर अदर्स, अदर्स, ओके, क्योंकि हम इन अदर्स को नहीं छोड़ सकते हैं, 3 फॉर अदर्स, ये आपका हो गया। क्लास चल रही है। प्लेस ऑफ लिविंग, जिसकी हम बात करते हैं लोकेलिटी की, 1 फॉर अर्बन, अच्छा 1 फॉर अर्बन, 1 फॉर अर्बन, 2 फॉर रूरल, रूरल, एंड 3 फॉर सेमी अर्बन, जिसको हम टाउन की कैटेगरी बेसिकली होती है, एकेडमिक अचीवमेंट, क्योंकि आपका स्कोर होगा, आपको उसको वो, अच्छा ये बताइए, ये एकेडमिक अचीवमेंट, इसको हम, ये कौन सा वेरिएबल है, लेबल क्या है, नॉमिनल लेबल है, ऑर्डिनल लेबल है, इंटरवल लेबल है, या आपका रेशियो लेबल। लेबल ऑफ डेटा पढ़ा है आप लोगों ने? ऑर्डिनल होगा मैम, हाई लो या बिलो मीडियम, तो मैम ऑर्डिनल में, ऑर्डिनल होगा जी मैम। ये है मेरे पास, ये बताइए एकेडमिक अचीवमेंट, ये डेटा है आपका 87 76 90 65 70 75। एक मिनट में चार्जर लगा, बताइए आप लोग, बताएं ये जो डेटा है वो आपका कौन से लेवल पे है, नॉमिनल लेवल पे, ऑर्डिनल लेवल पे, इंटरवल पे, या आपका रेशियो लेवल? सोशल साइंसेस की बात कर रहे हैं हम, बताइए भाई। नॉमिनल होगा मैम, नॉमिनल होगा, पूर्णिमा कह रही है नॉमिनल होगा, और बताइए, टाइप कर दीजिए, मैसेज टाइप करिए। और सभी लोग बताएं। न्यूमेरिकल संख्या से तो इंटरवल लग रहा है मैम। अब इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, संख्या से इंटरवल लग रहा है, इंटरवल, इंटरवल, मोहम्मद कह रहा है इंटरवल,
देखो हमेशा ध्यान रखो, डेटा जो होता है, अगर मैं इस डेटा की बात कर रही हूँ, ये डेटा इंटरवल लेवल पे, सोशल साइंसेज में हम रेशियो लेवल हमारे पास नहीं होता, हम एग्जैक्ट 0 नहीं है हमारे पास, इसलिए वो रेशियो लेवल पे नहीं होता। अब हमारे पास 3 लेवल बचे, नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल। नॉमिनल होता है कैटेगोरिकल डेटा, जैसे कि जेंडर हुआ, ठीक है, हम बता सकते हैं कि मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे हम, लोकेलिटी के अकॉर्डिंग हम कर देंगे अर्बन इतने हैं, रूरल इतने हैं, ठीक है। अगर हमारे पास यहीं पे होता है टाइप ऑफ कॉलेज, ओके, या टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो हम उसमें रखते कॉलेज, आपका स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको कैटेगराइज करते हैं ग्रुप में। जहाँ पे भी हम ग्रुप में कैटेगराइज कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, ठीक है, बहुत सारे लोगों को, वो आपका होता है नॉमिनल लेवल, कैटेगोरिकल डेटा। ऑर्डिनल लेवल होता है जहाँ हम उसको ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जैसे आप करते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में नहीं है, चाहे वो आपका रिजल्ट आउट होता है, जैसे डिवीजन बनती है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ओके, या फिर कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, उसमें होता है कि फर्स्ट प्राइज विनर, सेकंड प्राइज और कंसोलेशन प्राइज, ठीक है, तो वहां पे हम ऑर्डिनल लेवल की बात करते हैं। यहाँ ऑर्डिनल लेवल नहीं है, यहाँ नंबर्स हैं, एग्जैक्ट 0 नहीं है, इसलिए रेशियो नहीं है, लेकिन इंटरवल है, और हर के बीच में जितना भी डिफरेंस है, 76, 87, 90, इन सब के बीच में जितना भी डिफरेंस है, सपोज 90 और 70 और यहाँ पे 80 होता, तो 10-10 जो इंटरवल है उसका डिफरेंस है, इक्वल डिफरेंस है हर इंटरवल में, ओके, तो वो इंटरवल लेवल पे डेटा होता है, ओके, तो ये जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो आपका इंटरवल लेवल पे है डेटा, ओके, क्लियर है ये? ओके मैम। सभी को क्लियर है? पूर्णिमा ने कहा था नॉमिनल लेवल, ये नॉमिनल लेवल नहीं है बेटा? यस मैम। चलो, अब जब हम इसको फीड करेंगे डेटा को, ये हमारे पास ये वाली शीट थी, ठीक है, अब हम सिंपल जाएंगे यहाँ पे डेटा व्यू। डेटा व्यू में पहला जो नाम है हमारे पास, पहला नाम क्या है इस शीट में? सोनू, दूसरा है रोहन, मैं इसको ऐसे करती हूँ और ये ऐसे, ठीक है, ये दोनों शीट शायद आपको दिखाई देंगी। सबसे पहले जो नाम है वो आया सोनू, देन सेकंड नाम है रोहन, थर्ड नाम क्या था बताएं भाई? थर्ड नाम है आर्य, ओके, फोर्थ नाम बोलिए भाई? चंद्रमणि, हाँ, चंद्रमणि। अब देखिए यहाँ पे NI में क्यों टाइप नहीं कर पा रही, बताइए क्या रीजन हो सकता है? क्या रीजन हो सकता है कि मैं चंद्रमणि का पूरा NI टाइप नहीं कर पा रही? लिमिट, डिजिट का लिमिट होगा मैम। हाँ, यहाँ पे जो मैंने विड्थ रखी है वो 8 रखा है, देखो यहाँ नेम ऑफ कैरेक्टर में मैंने रखा है 8। अब जैसे ही मैं इसको मैं बढ़ा दूंगी, ठीक है, और उधर जाती हूँ, अब मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, ये देखिए ANI कर दूंगी मैं, हो गया। तो ये है इसका यूज। जैसे ही आप नेम, स्टूडेंट ऑफ नेम, इसलिए हमेशा इसको ज्यादा से ज्यादा रखते हैं हम, 30, 35, 40 जितना चाहे उतना रख सकते हैं, मतलब कुछ केसेस में तो 60 तक रखते हैं, 60, 64, 80, क्योंकि इसमें कितना बड़ा भी नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको जैसे ही आपने बढ़ाया वैसे ही आपका पूरा नाम आप लिख सकते हैं, चंद्रमणि कुमारी सिन्हा, अगर आपको लिखना है पूरा लिख देंगे आप, जितना बढ़ाएं, जितने कैरेक्टर को अलाउ करेंगे उतना पूरा आ जाएगा, ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट नाम है वो है आपका अरविंद, ठीक है, एंड देन अनुभा, तो हमने यहाँ पे लिखा अरविंद, ये सब हमारे MA और PhD स्कॉलर्स हैं, अरविंद और अनुभा, ठीक है, अनुभा, ठीक। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ अनुभा कुमारी सिन्हा, पूरा लिख दूंगी क्योंकि मैंने अलाउ किया है इसको, ठीक।
अब सोनू, सोनू का जेंडर क्या होगा बताइए? 1 हमने किसको दिया था? वन मेल को, 1 मेल को, तो सोनू को क्या लिखा जाएगा? 1, ठीक है। रोहन को 1, आर्या फीमेल 2, चंद्रमणि फीमेल 2, अरविंद मेल 1, अनुभव फीमेल 2। ओके, अब लोकेलिटी में हमने दिया था 1 1 1 एंड देन 2 2, मतलब इट मींस 1 हमने दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, 1 रिप्रेजेंट अर्बन, ठीक है। तो 1 अर्बन को दिया है हमने यहाँ पे इनको 1 लिखा, 1 लिखा, 1 लिखा, और जो 2 है वो है रूरल को, तो 2 2 2, ठीक। एकेडमिक अचीवमेंट और हमें लिखना है। एकेडमिक अचीवमेंट पहले कितना है? 87, हम यहाँ लिखेंगे 87। दूसरा है आपका 76, ठीक, आप मुझे बोलते जाइए 76। उसके बाद 90, 65, वेरी गुड, 70 एंड 75, ठीक। ये मैंने डेटा फीड कर दी, सिंपल डेटा फीड। अब सब लोग कर सकते हैं ऐसा डेटा फीड? यस मैम, ठीक। अब हम बात करते हैं आगे। ये देखिए, अगर आप ये मेरी स्लाइड देख पा रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है फर्दर एप्लीकेशन, सॉर्टिंग ऑफ द डेटा, फ्रीक्वेंसी परसेंटेज, नॉर्मलिटी ऑफ द डेटा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक। अब हम इन सब चीजों पे डिस्कस करेंगे एक एक कर। ओके, अब मुझे ये चाहिए कि मुझे ये जो डेटा है, सपोज करिए कि 87 है, पहले 76 है, फिर 90 है, 65, ये असेंडिंग ऑर्डर में मेरे को दिखाई दी, सबसे पहले सबसे कम, उसके बाद उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, असेंडिंग ऑर्डर में ये हम सॉर्ट कर दें, इसको अरेंज कर दें। अब उसके लिए हम क्या करेंगे बताइए, क्या कर सकते हैं उसके लिए? किसी को कोई आइडिया? जैसे एक्सेल में मैम सेट करते हैं सेंडिंग, जैसे मैम इसमें ऐड करेंगे मैम सेंडिंग या डिसेंडिंग। आप बहुत हद तक सही कह रहे हैं, इसमें भी हमें सॉर्टिंग करनी है। म्यूट योरसेल्फ, ओके, ठीक है। अब इसमें भी हमें क्या करना है कि हमें इनको सॉर्टिंग करनी होती है, इसको हम सॉर्टिंग कहते हैं। ये मतलब चाहे असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करिए, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में वो करिए, अरेंज करिए। ये देखिए, ये एक और मैं आपको बताना भूल गई, जैसे ये वाला आपको दिखाई दे रहा है A1 और A, अगर हम इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो जहाँ मेल, मतलब अभी 1 दिया था हमने, वहाँ मेल आ जाएगा, अगर 2 दिया तो वहाँ फीमेल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जहाँ पे हमने 1 1 दिया तो अर्बन रूरल पूरा लिखा हुआ आ जाता है। अगर आपने लेबलिंग भी की होती वो भी लिखा हुआ आ जाता है। ये इसका एक जो स्पेसिफिकेशन है। हम बात करते हैं सॉर्टिंग की। सॉर्टिंग में हम इसमें डेटा में जाए, ठीक, डेटा में गए, हमने सॉर्ट केसेस, जैसे ही सॉर्ट केसेस को हमने क्लिक किया वैसे ही हमारे पास आ जाएगा ये सारे वेरिएबल। नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्टूडेंट आप देखिए, इसका ये जो डिजाइन है बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, ये 3 इसमें आ रहा है, ये 2 ये आ रहे हैं आपके बलून टाइप के, और ए, इट मींस कि ये अल्फाबेटिक स्ट्रिंग वेरिएबल है। ये जो आपका ऐसे बना हुआ साइन आता है एक तरीके से स्केल टाइप का, इट मींस आपका न्यूमेरिक और इंटरवल लेवल पे डेटा है, ठीक है। इस तरीके से ये पहचान होती है, ये स्ट्रिंग लेवल पे है डेटा, स्ट्रिंग वेरिएबल है, और ये आपका न्यूमेरिक वेरिएबल है, ओके। अब सपोज करिए कि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो ऑब्वियसली इसके अकॉर्डिंग तो मैं अरेंज कर नहीं पाऊंगी, मुझे चाहे तो जेंडर के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, चाहे प्लेस ऑफ लिविंग, या फिर एकेडमिक अचीवमेंट के अकॉर्डिंग। अब मैं चाहती हूँ कि एकेडमिक अचीवमेंट के अकॉर्डिंग ये अरेंज हो, और ऑर्डर क्या हो, असेंडिंग। असेंडिंग बाय डिफॉल्ट ये चूज करते हैं, ठीक। मैंने इसको चूज किया, एकेडमिक अचीवमेंट को यहाँ पुट किया, अब मैंने सिंपल ओके कर। अब ये देखिए यहाँ पर क्या आउटपुट विंडो, जो मैंने कहा था आपसे, सब कुछ जो भी हम करेंगे वो यहाँ पे लिखा आएगा, सॉर्ट केसेस बाय एकेडमिक अचीवमेंट। ये कमांड हमने दे दी, उसको कमांड हो गई। अब हम फिर से फाइल पे जाएंगे, ये देखिए जैसे ही हमने उसको कमांड दी, 65 सबसे कम किसके थे, चंद्रमणि सबसे पहले आ गई, ठीक है। 70, उसके बाद 70 असेंडिंग ऑर्डर में अरविंद सेकंड नंबर पे आ गए, अनुभा 75, रोहन 76, सोनू 87 एंड आर्या 90। सब उसी ऑर्डर में, उसी अकॉर्डिंग उनके जेंडर चेंज हो जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग का प्लेस ऑफ लिविंग जो था एक्चुअल में, सब उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो गया।
ये होता है सॉर्टिंग ऑफ द केसेस। एक और तरीका भी है, इसको आपने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ये देखिए सॉर्ट असेंडिंग, सॉर्ट डिसेंडिंग, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक, ये क्लियर हो गया कैसे सॉर्ट करना है। ये सपोज करिए कि मैं जेंडर पे गई, मैंने क्लिक किया, अब मुझे डिसेंडिंग करना है, डिसेंडिंग हो गया। ठीक है, जेंडर वाले 2 2 सब पहले आ गए, 1 उधर आ गए, वैसे ही चेंज हो गया। ये क्लियर है, सॉर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। सबसे पहले ये मुझे बताइए, अगर हम डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करें, दोनों में अंतर क्या है, कहाँ क्या अप्लाई करना होता है? डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है? ये जब आपको पता होगा तभी एसपीएसएस काम करेगा, ये ध्यान रखिए। सबसे पहले आपकी नॉलेज जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कब कहाँ क्या लगाना है, तभी एसपीएसएस आप कमांड देंगे वो करके दे देगा। डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है, कब अप्लाई करते हैं, क्या जानना होता है तब अप्लाई करते हैं? रॉ डेटा की इंफॉर्मेशन डेस्क्रिप्टिव क्वालिटेटिव सैंपल वर्तमान जानने के लिए होता है, एंड इन्फ्रेंशियल क्वांटिटेटिव के लिए यूज होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। नहीं, ये तो गलत बात है। देखिए, दोनों जो स्टैटिस्टिक्स हैं, डेस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल, दोनों ही क्वांटिटेटिव डेटा पे काम करते हैं। ठीक है, सिंपल अगर हम बात करें, अगर हम डिस्क्रिप्टिव जो है वो आपका कैरेक्टर बताता है कि डेटा का कैरेक्टर कैसा है, और जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है वो हमारे हाइपोथेसिस की टेस्टिंग में हेल्प करता है। हाँ, ये एक कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हैं। सपोज करिए कि मेरे पास एक ग्रुप है, आपका ग्रुप है, मेरे पास आपका रिसर्च स्कॉलर्स का ग्रुप है। ठीक है, आप 10-15 है नंबर में। ठीक, अब मुझे सिर्फ आपके जो ग्रुप है उसके बारे में बताना हो कि एवरेज जो स्कॉलर है वो एटलीस्ट स्टैटिस्टिक्स में उसके इतने मार्क्स आएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो अदर स्टूडेंट्स हैं उसके मीन से जो एवरेज मार्क्स होंगे उससे वो 11 नंबर पीछे हो सकते हैं, 11 नंबर मतलब माइनस हो सकते हैं, 11 नंबर प्लस हो सकते हैं। तो मुझे अगर सिंपल एक ग्रुप के बारे में डिफाइन करना हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना हो, तो वहाँ पे हम डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, जिसमें बेसिकली आपका होता है मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, एवरेज डेविएशन एंड क्वार्टाइल रेंज, फ्रीक्वेंसी अगर हम बताते हैं। जैसे आपके मुझे अगर सिंपल बताना हो कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने मैरिड हैं, कितने अनमैरिड हैं, ठीक है, एज वाइज कितने अबव 30 है, कितने बिलो 30 हैं, ठीक है, और कितने मतलब उनकी एमएड की क्वालिटी, कोई एमएड किया हुआ है या कोई एमए किया हुआ है। तो सिंपल आपके ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन मुझे देना है वो हम सिंपल एक ग्रुप के बारे में बता, सिंपल आपके ग्रुप के बारे में, उससे मैं किसी अदर यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सली में रिसर्च स्कॉलर्स के बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं बता सकती, इन्फर नहीं कर सकती, कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकती। ठीक है, तो जब मैं सिंपल एक ग्रुप के बारे में बता सकती हूँ या मुझे बताना है तो मुझे अप्लाई करना होगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और अगर मुझे किसी एक ग्रुप के बेसिस पे अपनी पॉपुलेशन के बारे में इन्फर करना है, जैसे हम सैम्पलिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे सारे यूपी के रिसर्च स्कॉलर्स के बारे में एक स्टेटमेंट देना है कि उनका आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस लेवल जो है इतना होता है। अब मुझे क्या करना है, अब उसके लिए मैं सारे यूपी के रिसर्च स्कॉलर्स को मुझे कांटेक्ट तो मैं कर नहीं सकती, ना मेरे पास इतना टाइम है, ना मेरे पास इतना पैसा है। मुझे क्या करना होगा, हमें करना होगा सैम्पलिंग। सैम्पलिंग तो सुना होगा सब लोगों ने, है ना? तो हम सैम्पलिंग पे जाते हैं। सैम्पलिंग में भी 2 तरीके हैं सैम्पलिंग, सैंपल को चुनने के, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो अगर मैं अपने सारे स्कॉलर्स का मुझे पता है कि इतनी स्टेट यूनिवर्सिटी है यूपी में, इतनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इतने आपके स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन है या फिर कॉलेजेस हैं, तो मेरे पास एक लिस्टिंग हो जाती है जिसमें मुझे पता चलता है कि फॉर एग्जाम्पल 1000 स्टूडेंट है आपके नॉर्थ यूपी में, मैं उसको डिलिमिट कर रही हूँ पॉपुलेशन को नॉर्थ यूपी से। नॉर्थ यूपी में 1000 स्टूडेंट हैं। अब मैं 1000 स्टूडेंट से कैसे कांटेक्ट करूँ, क्योंकि कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं उसमें सैम्पलिंग करूँगी, और सैम्पलिंग में जो लूंगी मैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लूंगी। या तो मैं उसको एक क्लस्टर
क्लस्टर सैम्पलिंग से उसको सैंपल कलेक्ट करूंगी, या फिर मैं लॉटरी मेथड से उनकी स्लिप बनाऊंगी और उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करूंगी और जो स्टूडेंट्स के नाम आएंगे उनसे डेटा कलेक्ट करूंगी। तो जब मैं अपने सैंपल को प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के थ्रू चुनती हूँ और उससे फिर मैं डेटा कलेक्ट करती हूँ, उनके IQ लेवल में एक टेस्ट अप्लाई करती हूँ और उसका IQ लेवल चेक करती हूँ, और उसके बारे में जब मैं सारी कैलकुलेशन करने के बाद, डेटा लेने के बाद स्टैटिस्टिक्स लगाती हूँ और उसके बाद में प्रेडिक्ट करती हूँ कि जो नॉर्थन यूपी के रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनका IQ लेवल एटलीस्ट, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो IQ है वो आपका 120 है या फिर 100, 110 है, इतना 110 IQ होता ही है रिसर्च स्कॉलर्स का। तो जब मैं एक सैंपल के बेसिस पे 1000 में से मैंने 200 सैंपल लिए रिसर्च स्कॉलर्स का और उसमें से मैं 1000 लोगों के बारे में प्रेडिक्शन कर रही हूँ, उनके बारे में इन्फर कर रही हूँ, उनके बारे में एक स्टेटमेंट दे रही हूँ, तो वो होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। वहाँ पे हम यूज करते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, और उसको भी यूज करने के कई उसके पैरामीटर हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में भी आपका पैरामेट्रिक आता है, नॉन पैरामेट्रिक आता है। सुना है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक? क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। पैरामेट्रिक कब अप्लाई करते हैं? जब वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और होमोजेनियस होता है, डेटा होता है और सैंपल। और बताइए, ये दो असम्पशन हो गई, ठीक है। एनपीसी को फॉलो करो, एनपीसी को, हाँ, नॉर्मलिटी हो गई, वेरी गुड। इसके अलावा ये 2 असम्पशंस हैं, 2 के अलावा 2 असम्पशन और रह जाती हैं मेन। देखिए, अगर मुझे रैंडमाइजेशन, वेरी गुड। जैसे मैंने कहा बताया था कि मैंने 1000 लोगों की मेरे पास पॉपुलेशन है, अब मुझे उसमें सिलेक्ट करना है, तो मुझे जब सैंपल लेना है तो मैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज करूंगी। और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जो भी इसके टाइप हैं, चाहे वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग हो, चाहे वो क्लस्टर सैंपलिंग हो, चाहे वो स्ट्रेटिफाइड हो या सिस्टमैटिक हो, कोई भी सैंपलिंग टेक्निक से मैं अपना सैंपल सिलेक्ट करूंगी। तो मैंने अपना जो सैंपल है वो रैंडमली सिलेक्ट किया हो, पहली असम्पशन। दूसरा, जो मेरा सैंपल है वो एटलीस्ट 30 हो, नंबर 30 हो कम से कम। 30 से ज्यादा होगा या 30 होगा तभी मैं पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स लगाऊं। उसके बाद आपका नॉर्मल होना चाहिए, जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, तभी मैं लगाऊंगी, अदरवाइज नहीं लगाऊंगी, ठीक। फिर आपका होमोजेनिटी, जो आप कहते हैं कि होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, ठीक है, वो होना चाहिए, तब आप ये पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे। अगर ये असम्पशन फुलफिल नहीं हो रही है तब आप नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं, ठीक है, सिंपल है। अगर असम्पशन फुलफिल हो रही है, हमें इन्फर करना है किसी के बारे में सैंपल के बेसिस पे, हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे। असम्पशन फुलफिल नहीं हो रही है, उन्हीं के ऑल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है, मैं बताऊंगी, उन्हीं ऑल्टरनेटिव्स को हम नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में लगाएंगे, क्योंकि हम उसके बेसिस पे इन्फर नहीं कर सकते, ठीक है। अब सपोज करिए कि हम एसपीएसएस में जाते हैं, मुझे ये ग्रुप जो मैंने डेटा फीड किया, ये सिंपल एक आप सपोज कर लिए कि मेरे जो CUSB के एमएड के स्कॉलर्स हैं, एमएड के जो बच्चे हैं, उनका डेटा है। अब मुझे सिंपल उनका मीन के बारे में बताना है, ये पता करना है कि उसमें मतलब ये नंबर अगर ज्यादा होता तो वो कितने उसमें मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने रूरल लोकेलिटी से हैं, कितने अर्बन लोकेलिटी से हैं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए सिंपल मुझे एनालाइज, जो भी हमें करना होगा वो एनालाइज में जाके करना है। एनालाइज देख रहे हैं आप? ठीक है, एनालाइज में हम लोग गए, हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इस पे गए। सिंपल आप देखते रहिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में गए। अब सिंपल मुझे पता करना है सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में गए, मुझे पता करना है कि जेंडर के अकॉर्डिंग कितने लोग हैं, प्लेस ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग कितने लोग हैं। मैं यहाँ पे गई, ये मैंने स्टैटिस्टिक सबसे पहले लगाया, ठीक, मैंने यहाँ पे ऑब्वियसली इसका मीन मीडियन लगा लिया, कोई फायदा नहीं है। सिंपल मैंने मिनिमम और मैक्सिमम लगाया, ठीक, या आप रेंज कह सकते, रेंज की भी जरूरत नहीं है इसमें, कंटिन्यू कर दिया, या फिर आप सिंपल इसमें एकेडमिक अचीवमेंट भी पुट कर लीजिए यहाँ, और यहाँ पे इसका मीन देख लीजिए, मीडियन देख लीजिए, मोड देख लीजिए, स्क्यूनेस देख सकते हैं, कर्टोसिस देख सकते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन देख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन देख सकते हैं, वेरिएंस देख सकते हैं, ठीक है।
जो भी आप देखना चाहें, आपने कंटिन्यू किया, ठीक, उसके बाद आपने ये डिस्प्ले देखिए, फ्रीक्वेंसी अपने आप आएगी, ओके कर दिया। अब आप देखिए ये आउटपुट विंडो है, फ्रीक्वेंसीज, ठीक। अब हम सिंपल अगर हम बात करें जेंडर के अकॉर्डिंग, तो मेल कितने हैं 3, फीमेल कितने हैं 3, टोटल कितने हो गया 6, ठीक। ऐसे ही अर्बन 3, रूरल 3, टोटल 6। ये तो मैंने किया ही था कि इक्वल लिया था, ठीक है। ये नंबर जब ज्यादा हो जाएगा तो आप तुरंत आपको पता चल जाएगा। ये एकेडमिक अचीवमेंट, ये देखो सबका अलग अलग पता चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये जेंडर वगैरह का है, मीन वगैरह इन सब का, तो क्योंकि नॉन वैलिड ऑब्वियसली 1 2 3 कैटेगोरिकल डेटा है, तो इसका मीन वगैरह इस पे अप्लाई ही नहीं कर सकते। एकेडमिक अचीवमेंट क्योंकि हमारा इंटरवल लेवल का डेटा है, तो हम इसका मीन देख सकते हैं। जो एवरेज स्कोर है एमएड के स्कोर स्टूडेंट्स का एकेडमिक अचीवमेंट वो है 77.17, ठीक। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है आपका 3.94, ठीक। मीडियन आपका जो है वो है 75, मोड है आपका 65, स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका 9.66। अच्छा, अब ये आप में से कोई बता सकता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब है यहाँ पे? क्या आप इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? बताएं। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बेसिक्स पता होंगे तभी आप इसको इंटरप्रेट कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मीन बताता है कि जो एवरेज एमएड का जो स्टूडेंट है, एवरेज लेवल का जो स्टूडेंट है, वो एटलीस्ट 77.17 जो मार्क्स है वो सिक्योर करेगा एकेडमिक अचीवमेंट। और उस मीन से जो अदर जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका जो स्कोर है वो 77 -9 या 9.66 माइनस हो सकता है, नेगेटिव साइड में जा सकता है और पॉजिटिव साइड में जा सकता है। एनपीसी में आप देखते हैं ना +1 -1 +2 -2 इस तरीके से आता है। एनपीसी आपने पढ़ा है सब लोगों ने, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। या मैम, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपल ये बताता है कि आपके मीन से जो आपके स्कोर्स हैं वो कितने हद तक, किस रेंज तक डेविएट कर सकते हैं। तो माइनस मीन और प्लस मीन, इट मींस कि जो अगर हम 77 है 77 -9 तक स्कोर जा सकते हैं और +77 +9 तक जा सकते हैं। तो ये वेरिएशन या आपको जो डेटा की जो आपकी अकरेंस है कहाँ कहाँ हो सकती है वो बताता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बेसिक्स पता होगा तब आप जाके लगा पाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखिए। ठीक, अब हम दूसरी चीज देखते हैं, ये सिंपल फ्रीक्वेंसी है। अब यही एक डेटा है, ये दूसरा मैं एक डेटा फाइल ले रही हूँ जो बड़ी डेटा फाइल है, जिससे आपको थोड़ा सा ज्यादा आसानी हो जाएगी। ये देखिए, ये डेटा है पूरा। ठीक, अब इसमें ये देखिए जो डेटा है वो है नंबर, अगर हम देखें नियर अबाउट ये है आपका 274 का डेटा है। क्लियर? या मैम। और इसमें सिंपल मुझे पता करना है कि इसमें जेंडर मतलब मेल फीमेल कितने हैं। मैं क्या करूंगी इसके लिए बताइए? सॉर्टिंग करेंगे मैम। नहीं, सॉर्टिंग तो करेंगे, सॉर्टिंग से तो अरेंज हो जाएगा डेटा, लेकिन मुझे पता करना है कि जो मेल है वो कितने नंबर में है। 276 का अगर डेटा है तो उसमें कितने मेल है कितने फीमेल है, उसके लिए मैं क्या करूंगी? हाँ, 274 का डेटा है तो उसके लिए क्या करना है, मुझे मेल फीमेल पता करना है कि 274 में मेल कितने फीमेल कितने हैं। क्या करूंगी मैं? मैम ये जो हमने मतलब इनको लेबल दिया हुआ है 1 और 2 का, इसमें हम 1 की टोटलिंग और 2 की कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मेल और कितने फीमेल। कितना टाइम लगेगा उसको टोटलिंग करने में बताओ? इसलिए मैं बोल रही हूँ, देखिए यहाँ सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, एनालाइज में जाएंगे, सेकंड्स का काम है। देखो 13 हो रहे हैं, ठीक है। एनालाइज में गए, डेस्क्रिप्टिव में गए, डेस्क्रिप्टिव में जाने के बाद सिंपल फ्रीक्वेंसी में गए, फ्रीक्वेंसी में जाने के बाद आपने जेंडर का वेरिएबल जो है, जो स्ट्रिंग वेरिएबल है, आपने इसको इधर पुट किया। ओके, सिंपल आपने यहाँ पे चार्ट पे क्लिक किया, आप हिस्टोग्राम बना लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। फ्रीक्वेंसी ये हो रहा है, क्लिक हो रहा है, डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल्स, ये क्लिक होना चाहिए आपका। अगर इसको हटा देंगे तो नहीं आएगा, इसको क्लिक करना है, इसको क्लिक करके सिंपल ओके कर देना है।
ओके, ये इसका देखिए, मैम चार्ट भी आ जाएगा हम लोग चाहे मैम, जैसे मैं ये देखिए इसका चार्ट आ गया आपका, ये देखिए 137 137 दोनों में इक्वल है परसेंटेज, 137 इनका मेल है, 137 इनका फीमेल है। ओके, इस तरीके से। अब ये देखिए और भी देखते हैं इसमें ऐसे ही, यही मैं बता रही हूँ आपको कि ये आपको ये पता होना चाहिए। एक बार रिवाइज डेटा फाइल, मैं इस डेटा फाइल को ओपन करती हूँ, ये आपको इससे आसानी हो जाएगी। सपोज करिए कि मुझे क्लास के बारे में पता करना है, क्लास में कितने क्या क्लास से क्या मतलब है, ठीक है। तो मैंने क्लास वेरिएबल को यहाँ रखा, जेंडर वेरिएबल, मैम जितना भी हम लोग लेवल देखना चाहेंगे, जैसे कि पीजी रिसर्च या सब कुछ जो भी आप देखना चाहें, देखिए सब, स्कूल एरिया जो भी आप देखना चाहें, सिंपल आपने हिस्टोग्राम बना दीजिए या बार बना दीजिए, चलिए जो भी आप चाहें। डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल्स हो गया, ओके। तो फ्रीक्वेंसी में जाकर मैम करेंगे, सब उसी में हो जाएगा। हाँ, ये एनालाइज में गए, देन डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, देन फ्रीक्वेंसी। ओके, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी। ओके मैम, ठीक है। अब आप ये देखिए पूरा क्लास वाइज 1 2, 1 में आपका 108, 2 में 173, ठीक है, और जेंडर में 151 और 129, ठीक है। स्कूल टाइप 1 जो टाइप आया है उनका, उसमें है 192, सेकंड में आया है 82, सॉरी 88। मैम इसमें जेंडर का फिर अलग कैसे आ रहा हो सकता है? 137 137 अलग फाइल है बेटा, ये फाइल अलग है, ये फाइल अलग है। ओके ओके, ये डिवाइस है, देखो मैं इसलिए दूसरी फाइल, क्योंकि वो डेटा ज्यादा था ना, ये फाइल दूसरी थी। ओके मैम, ये देखो ये दूसरी फाइल है। आप जो भी चाहे इसमें करिए, उसमें करिए, कुछ भी कहीं पे भी कर लीजिए, बस सेकंड्स का खेल है, सेकंड्स का, ठीक। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने वैल्यूज में कुछ लिखा ही नहीं था, इसलिए हटा दिया। ये सब बहुत सारे डेटा फाइल्स आती रहती है ना, बस सिंपल। पहले से हमें की डेवलप करनी पड़ेगी, हाँ उसके बाद एनालाइज में जाएंगे। हाँ, सबसे पहले आपको पहले से करना होगा, आपको ये सारी चीजें फीड करना होगा, तब जाके आपको ये नेमिंग तो करनी पड़ेगी। जो हम कहते हैं कोडिंग करनी है, कोडिंग तो आपको करनी ही होगी। जो मैंने आपको बताया था ना, ये आपको छोटी वाली जो छोटी फाइल थी, ठीक है, मैंने बताया था वेरिएबल व्यू में जाके आपको ये कोडिंग करनी होगी, 1 फॉर मेल 2 फॉर फीमेल, ये जो है ये आपको करनी होगी। ये करेंगे तभी आपका निकल के आएगा। देखो ये सब करना होगा आपको पहले, ठीक है, उसके बाद आप चाहें जो कर लीजिए। तो ये तो सिंपल आपका सिंपल फ्रीक्वेंसी है, ठीक। ये क्लियर हो गया बेटा सब लोगों का? फ्रीक्वेंसी हमें कैसे पता चलेगी, इसमें कितने लोग हैं ये पता चल सकता है ना सेकंड्स में। मैम डेटा एनालाइज में जाएंगे, फिर फ्रीक्वेंसी में, फिर अपने कार्ड में वहाँ पे सब एनालाइज, डेस्क्रिप्टिव, फ्रीक्वेंसी, ठीक। फ्रीक्वेंसी में जाके आपको जो भी चाहिए आपको बस दूसरे इसमें यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो ये एरो, इससे इधर शिफ्ट कर दिया, एरिया इधर तुरंत शिफ्ट कर दिया, स्कूल टाइप शिफ्ट कर दो। चार्ट्स चाहिए, अगर सपोज करिए कि अगर मुझे यहाँ पे ही सम का मीन मीडियन मोड, क्योंकि कई जगह कई सारी चीजें आती हैं, बट ये सम, ठीक है। अब मुझे इसका मीन भी चाहिए, क्योंकि इन सब का मीन तो आएगा नहीं ना, जेंडर का मीन निकालने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, निकल भी नहीं सकता, क्योंकि कैटेगोरिकल वेरिएबल है, इंटरवल लेवल पे होना चाहिए तभी मीन निकलेगा, ठीक है। तो आपको जो भी जिसका भी जो चाहिए आप उसको क्लिक करिए यहाँ से, ठीक है। अब सपोज करिए आपको पता ही नहीं कि भाई जेंडर का मीन निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, तो एसपीएसएस तो नहीं बताएगा ना आपको कि आप जेंडर का नहीं निकाल सकते। अब ये आपको सोचना है, आपको अपने लॉजिक्स लगाने हैं कि जेंडर का मीन क्या, कैटेगोरिकल डेटा है, सिंपल फ्रीक्वेंसी देखनी चाहिए, तो हम सिंपल फ्रीक्वेंसी देखेंगे। इंटरवल लेवल पर डेटा है, उसका मीन हमें चाहिए, मीन हम देख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन देख सकते हैं, ठीक है। और टी टेस्ट भी देखेंगे, अभी देखते हैं, अभी और फाइल्स निकालते हैं, ठीक है। सिंपल हमने इसमें चार्ट पे गए, मैंने इसको बार ग्राफ लगाया या पाई, जो भी आप चाहिए, बार चाहिए, पाई चाहिए, हिस्टोग्राम चाहिए, सिंपल आपने कंटिन्यू किया, ओके कर दिया, आपका आ जाएगा। ये देखिए आउटपुट में जाएंगे अभी हम, सब आ जाएगा आपका, ये सब
ये देखिए, ठीक है, सब जो आप चाहेंगे वो आ जाएगा। ये क्लियर हो गया? क्या करना है बताएं भाई। फिर आप आगे बढ़ेंगे उसके बाद, नहीं तो फिर अब इसको फिर से रिवाइज करना होगा। ये कर सकते हैं ना फ्रीक्वेंसी? बोलिए। मैं इसको सेव नहीं कर रहे, कैंसिल कर देती हूँ, सेव नहीं करूँ। ये कर सकते हैं भाई सब लोग या नहीं? कर लेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे तो एनालाइज में जाके करेंगे। अच्छा, प्रैक्टिस करेंगे तो एनालाइज में जाके कर लेंगे। नन लिखा हुआ है इसमें, यस नो। आप सेव भी सारी फाइल सेव कर सकते हैं। तो उसके बाद में आपको ये जो है मैनिपुलेटेड वाला दिखाते हैं, जैसे मैंने फीड किया हुआ है। अब बताइए आपको क्या पूछना है, उसके अकॉर्डिंग मैं चलूंगी आगे। अब ये रिवाइज करना चाह रहे हैं या फिर इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में आपको बताऊं? सॉरी स्वाति मैम, मैं ये कहना चाहता सभी स्कूलर्स को कि कुछ क्वेश्चनिंग आपको करनी हो तो मैडम से पूछ सकते हैं, आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि टाइम भी 1:18 हो गया मैम, है ना, तो हमारा तो 1 घंटे 1.25 घंटे का लेक्चर होता है, लेकिन मैडम ने इतना अच्छे से बताया सब चीजें। अभी रह गया सर, अभी रह भी गया है ना, ठीक है, अभी रह भी गया है, तो किसी को क्वेरी हो तो वो अपना चैट बॉक्स में लिख सकता है। अच्छा, ये मुझे बताइए, सपोज करिए कि हमारे पास मैम डेटा जब सेव करना होगा तो जैसे हम लोग डेस्कटॉप पे उसको सेव करते हैं वैसे सेव हो जाएगा डेटा कि स्पेसेस में ही रहेगा। ये स्पेसेस में ही रहेगा। आपका सॉफ्टवेयर होना चाहिए। देखिए, ये मैं फाइल्स आपको दिखा देती हूँ, सेव करके भी दिखा देती हूँ कैसे डेटा सेव होता है और क्या होता है। जैसे सपोज करिए ये हमारे पास सबसे पहले हमने डेटा ये फीड किया था, ये शीट दिखाई दे रही है ना आपको? मुझे अब ये फाइल सेव करनी है, अभी तक अनटाइटल्ड है। मैं सिंपल फाइल में जाऊंगी, सेव जैसे हम सेव करते हैं वैसे सेव करेंगे। ये देखिए, इसका एक्सटेंशन जो है ये आपका SAV करके आएगा। अब मुझे जो नाम देना है, सपोज करिए मुझे इसमें यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे रखूंगी इस फाइल को। डेस्कटॉप पे आ गई और इस फाइल का नाम रख दिया मैंने SSAU। सिंपल इसको सेव किया, ओके। ये देखिए SPSSAU, ये सेव हो गई मेरी फाइल, ये आ गया SPSSAU। दिखाई दे रहा है ना आपको स्क्रीन पे? ये मेरा डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहा है, ठीक। अब सपोज करिए मैं उसी फाइल पे फिर से जा रही हूँ। अब मैंने आपको जो बताया था कि मुझे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाना है, फ्रीक्वेंसी में जाना है, पता करना है कि भाई मेल और फीमेल में कितने लोग हैं और लोकेलिटी के अकॉर्डिंग कितने हैं, और एकेडमिक अचीवमेंट का आपका मीन मीडियन मोड मुझे पता करना है सबका। मैंने सबको क्लिक किया और मैंने ओके कर दिया। ये सारा मेरे पास आ गया, सबका जेंडर वाइज भी आ गया, ठीक है, और आपका प्लेस ऑफ लिविंग वाइज भी आ गया, ये एकेडमिक अचीवमेंट भी आ गया, सब आ गया। अब मुझे इसको सेव करना है। तो मुझे क्या करना है भाई, मैंने इसको सेव करने के लिए अब आउटपुट देखिए, आउटपुट आ रहा है और इसके जो एक्सटेंशन है वो चेंज हो गया, SPV हो गया। अब मैं यहाँ सिंपल लिख दूंगी एनालिसिस AU, ठीक। इसको मैंने सेव कर लिया। सेव मेरा कहाँ, डेस्कटॉप में मैंने ये नहीं देखा कहाँ हुआ मेरा सेव, उसको फिर से कर लेती हूँ सेव, कहीं और हुआ है वो सेव, उसका आइकन चेंज हो जाएगा। जैसे मैं इसको एनालिसिस को सेव एज नहीं कहीं, अच्छा डॉक्यूमेंट्स में हो गया है वो। ये देखिए मैं डॉक्यूमेंट्स में दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये आ गया, दिखाई दे रहा है? ये देखिए इसका आइकन चेंज हो गया। इस तरीके से एनालिसिस आ जाता है, ओके। और ये देखिए ये SPSS की फाइल है, मेन डेटा फाइल, और ये आपका आउटपुट फाइल है। आउटपुट इट मींस आपका जो आपका एनालिसिस किया है वो फाइल है, ओके। तो इस तरीके से आपके दोनों चीजें आपकी आ जाती हैं, आप जो भी सेव करना चाहें। लेकिन ये ध्यान
रखिए, आपके पास SPSS है तभी ये फाइल ओपन होंगी, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सपोर्ट करना पड़ता है डेटा। जैसे कि यहाँ पे एक्सपोर्ट है, आप एक्सपोर्ट कर दीजिए डेटा, ठीक है। इसमें हमने सेव करके रख दिया और SPSS नहीं है, सब अनइंस्टॉल हो गया, तो ओपन नहीं होगा मैम? वो ओपन नहीं होगा, नहीं वो अगर SPSS की फाइल है तो SPSS चाहिए। जैसे आप सपोज करिए कि आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उड़ जाता है लैपटॉप से, तो आपका PPT ओपन नहीं हो सकता, एक्सेल ओपन नहीं हो सकता, एक्सेल की फाइल। ऐसे ही आपके लैपटॉप में SPSS सॉफ्टवेयर होना चाहिए अगर आपको उसकी फाइल ओपन करनी है। एक और तरीका ये है कि हमने साथ में ही क्या किया कि वर्ड की फाइल हमने एक ओपन कर ली थी। मैं इसमें से एक वर्ड की फाइल ले लेती हूँ। सपोज करिए कि मैंने ये Ctrl+N, मेरे पास वर्ड की फाइल आ गई, ठीक। और वर्ड की फाइल मैंने ओपन ये कर रखी है अपने पास, और ये मेरे पास है अब मेरे SPSS। मेरे पास फॉर एग्जांपल नहीं है, मैंने क्या किया कि इसको मैंने सिलेक्ट किया, Ctrl+A कर लीजिए आप पूरा, Ctrl+A कर लिया, Ctrl+C कर लिया, और उसके बाद वहाँ पे Ctrl+V कर दिया। तो अगर सपोज करिए कि किसी के लैपटॉप में नहीं है और किसी और के लैपटॉप पे काम कर रहा है जिसमें SPSS है, आप सिंपल Ctrl+C करिए, मतलब Ctrl+A करिए, C करिए और V करिए, मतलब सिंपल कॉपी एंड पेस्ट। ओके, तो आप और उसको वर्ड की फाइल में सेव कर लीजिए, आपका एनालिसिस आपके पास रहेगा। ओके, इसको मैंने सिंपल कर दिया, एनालिसिस AU। ओके, सिंपल मैंने सेव कर लिया। ये तरीका है सेव करने का। ओके ओके मैम। ऐसे ही नॉर्मलिटी भी चेक होती है, लेकिन अच्छा नॉर्मलिटी चेक करने का क्या तरीका है, बस एक ये लास्ट पर मेरे तरफ से क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चंस में आपके ले लेती हूँ। नॉर्मलिटी कैसे चेक करें, क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस बहुत हैं, आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या होगा, क्योंकि टाइम चाहिए। अब आपने जितना सीखा है उसको करेंगे तब जाके ये रिटेन कर पाएगा आपकी मेमोरी में, अदरवाइज तो आप भूल जाएंगे। जैसे जितना मोबाइल फोन चलाते हैं हम, उतना वो हमारे लिए हैंडी हो जाता है। ऐसे ही SPSS हम जितना चलाएंगे, जितना उस पे हम एक तरीके से डेटा के साथ खेलेंगे, उतना ही हम हैंडी हो जाएंगे। मैम ऐड करते समय उसमें ऐड कर देंगे कि कौन डेटा 34% आ रहा है, कौन 55 आ रहा है, कितने डेटा कितने परसेंट पे आ रहे हैं। फिर मैं जब चेक करेंगे तो कौन नॉर्मलिटी से कितना मैम वो आ जाएगा। नहीं वो तो इतना ऐसे तो नहीं कर पाएंगे। यही तो कहते हैं कि वो जिस काम कैलकुलेशन को करने में आपको शायद 2-3 दिन लग सकते हैं या घंटे लग सकते हैं, SPSS मिनटों में कर देते हैं। मिनट्स चाहिए बस। सपोज करिए कि कोई और कुछ बताना चाहेगा इसी बारे में कि अगर मुझे नॉर्मलिटी चेक करनी है डेटा की तो मैं कैसे चेक करूंगी। चलिए देखिए मैं बताती हूँ, बस सिंपल ये लास्ट, ठीक है। ये मेरे पास है और डेटा, ये मैंने एक फाइल दूसरी फाइल खोली है। ओके, और डेटा मेरे पास ये आपका आ गया, ये सारे डेटा है मेरे पास, ठीक है। एंजाइटी का है, ठीक है, और ये एक और वेरिएबल है, मतलब ये एटीट्यूड टुवर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली, या फिर एंजाइटी टुवर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज क्लासरूम। तो ये कई सारे डेटा है मेरे पास। अब मैंने क्या किया कि इसमें गई, एनालाइज में गई, डेस्क्रिप्टिव में गई, ठीक है। डेस्क्रिप्टिव के बाद आपने सिंपल फ्रीक्वेंसी में जैसे हम जा ही रहे थे, ये देखिए कई तरीके हैं। एंजाइटी में गई, एंजाइटी वाला स्कोर मैंने यहाँ रखा, और उसके बाद मैंने मीन, मीडियन, मोड चेक कर लिया, कोर्टोसिस, स्क्यूनेस एंड कोर्टोसिस, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये चार्ट्स, हिस्टोग्राम, शो नॉर्मल कर्व ऑन हिस्टोग्राम, कंटिन्यू। ओके, फिर हम आउटपुट में जाएंगे, ये देखिए ये सब इसका मीन, मीडियन, मोड वगैरह आ गया है, ठीक। और इसका देखिए चार्ट, प्रोसेसिंग, ये देखिए
नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, एक आपका तरीका होता है, आप लगाते हैं कोलमोग्नोव-सिमिरनोव टेस्ट, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, कोलमोग्नोव-सिमिरनोव टेस्ट के लिए डिस्क्रिप्टिव में गए, यहाँ से सब कुछ स्क्यूनेस कर्टोसिस सब कुछ वही है, ये नहीं, ये इसमें नहीं आएगा। क्यू प्लॉट्स, फ्रीक्वेंसी, अच्छा इसमें नहीं आएगा ये। एक और इसका जो तरीका है मैं बताती हूँ। अगर आपको नॉर्मलिटी चेक करनी है तो आप Z वैल्यूज की देख सकते हैं। जैसे जो Z वैल्यू होती है वो होती है आपकी प्लस माइनस 1.96। ओके, तो प्लस माइनस 1.96 उसका फॉर्मूला होता है स्क्यूनेस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ओके, तो स्क्यूनेस आपकी इसमें है 0.15। ओके, उसको जब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से कैलकुलेट होती है। कैलकुलेटर में जाके स्क्यूनेस 0.151 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है इसका 1.104, ये आ गया आपका 0.136, और ये जो वैल्यू है वो आपकी प्लस माइनस 1.96 के बीच में है। तो ये शो करता है कि आपका जो डेटा है वो आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो इस तरीके से आप डेटा की नॉर्मलिटी भी चेक कर सकते हैं। एक इसमें कोलमोग्नोव-सिमिरनोव टेस्ट भी होता है, वो टेस्ट होता है, मैं भूल ऐसे रही हूँ, एक्सप्लोर में ही जाके शायद होता है, मैं देखती हूँ एक मिनट। एंग्जाइटी स्टैटिस्टिक्स डिस्क्रिप्टिव प्लॉट्स, ये देखिए नॉर्मलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट। ओके, यहाँ पे आपने वो पुट किया, ओके कर दिया, और ये आपका आगे कोलमोग्नोव-सिमिरनोव टेस्ट, ठीक है। ये कोलमोग्नोव-सिमिरनोव टेस्ट ये आपका सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए। जैसे ये सिग्निफिकेंट वैल्यू आ रही है ना, अगर आपकी ये सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.000 है या 0.05 से कम है तो इट मीन्स आपका डेटा नॉर्मल नहीं है। अगर ये 0.05 से ज्यादा है तो इट मीन्स कि आपका डेटा नॉर्मल है। जैसे यहाँ पे जो वैल्यू है वो आ रही है 0.066, तो इट मीन्स आपका जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, ये आपका कोलमोग्नोव-सिमिरनोव टेस्ट है। ये देखिए क्यू प्लॉट, मतलब इस जो ये वैल्यू है ये नॉर्मल डेटा को शो करती है, तो जो आपका जो डेटा है वो ऑलमोस्ट उसके इंक्लाइन है। ओके, और ये कुछ आउटलायर्स। ओके, तो कई तरीके हैं आपके नॉर्मलिटी चेक करने। ये एक तरीका है, Z वैल्यू एक तरीका है, एक कोलमोग्नोव-सिमिरनोव तरीका है। ओके, और ये बहुत सारी चीजें हैं जैसे टी टेस्ट वगैरह। कब लगाते हैं टी टेस्ट? कोई बताएगा टी टेस्ट कब अप्लाई करते हैं? दो या दो से अधिक वेरिएबल, मैम दो मेन की सिग्निफिकेंस चेक करनी है। हाँ, दो ग्रुप के मीन्स के बीच में अगर हमें डिफरेंस चेक करना है तो हम टी टेस्ट लगाएंगे। और सपोज करिए दो से अगर ग्रुप अधिक है, सपोज करिए मेरे पास जो ग्रुप है वो रूरल है, अर्बन है और सेमी अर्बन है, तब मैं क्या लगाऊंगी? वन वे अनोवा, ठीक है। और अगर मेरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो उसके लिए मैं टी टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकती। अगर दो ग्रुप हैं तो मैं वहाँ मैन विटनी लगाऊंगी, ठीक है। हाँ, अगर दो से अधिक ज्यादा ग्रुप हैं और मेरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, रैंडमली सिलेक्ट नहीं है, तो फिर मैं क्रुस्कल वैलिस लगाऊंगी। सभी का नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो वो भी हम कोशिश करेंगे, फिर एक बार मिलेंगे तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे सारी चीजें। अब आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
किसी का एनी क्वेश्चन किसी से इस कलर का? किसी का कोई क्वेश्चन?